चलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी काफी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से 7 नंबर का वेटेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 7 नंबर का वेटेज आपको देखने को यहाँ से मिलेगा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 4 यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट इस चैप्टर का नाम है। चलो समझते हैं क्या होते हैं डी, क्या होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। आ जाइए यहाँ पर आपको समझाते हैं चीजें। ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है भैया। क्या है? हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पर आपको ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक जितने भी एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे ये और ये सारे क्या हैं? हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट के पार्ट होने वाले हैं। मतलब यही हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट ये हमारे क्या है भैया? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। और वैसे बहुत सारे बच्चों को पहले से पता था कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट की। किसकी बात करेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट की। तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, वो यहां पर होते हैं, यहां पर और यहां पर दो सीरीज बनी हुई होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डी एंड सॉरी एफ ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज। इनके भी कुछ नाम होते हैं, जैसे लेंथेनॉइड होता है और एक्टेनॉइड्स होते हैं। ये इन सीरीज का नाम दे दिया गया है। अब आप लोग देखोगे यहां पर ये जो दिख रहे हैं आपको, ये जो नीचे आपको दो सीरीज दिख रही है, यही आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। यही क्या है? आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये रहेंगे हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट। ऊपर आपको डी ब्लॉक एलिमेंट समझा दिए। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो कहाँ पे होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और हमें देखने को तो ऐसा लग रहा है कि ये डी ब्लॉक के अंदर ही है। तो जी हाँ, ये जो होते हैं ना एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये डी ब्लॉक के अंदर ही होते हैं। डी ब्लॉक जो हमारी सीरीज बनी हुई है उसी में इनकी प्लेसिंग करी गई है। लेकिन अंतर यहाँ पर ये होता है, अंतर यहाँ पर ये होता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाता है, और हमारे एफ ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में जाता है। तो बस इसी छोटे से अंतर की वजह से इनको एफ ब्लॉक बोला जाता है और इनको डी ब्लॉक बोला जाता है। समझाएंगे आपको इलेक्ट्रॉन का क्या खेल है यहाँ पर। लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसे लास्ट शेल में जाता है, डी ब्लॉक शेल में जाता है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसे एफ शेल में जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट एफ ब्लॉक में जाता है। ये सारी बात हम लोग करने वाले हैं। लेकिन अभी आप लोग बेसिक बेसिक समझ लो कि डी ब्लॉक क्या होता है, एफ ब्लॉक क्या होता है, कहाँ पर इनकी प्लेसिंग की गई है। अगर इतना भी समझ में आ गया तो अभी के लिए काफी है। चलिए, तो इतनी बात हमें समझ में आई। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं थोड़े सिलेबस के ऊपर कि क्या हमारा सिलेबस होने वाला है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट कि क्या क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ध्यान रखना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भैया क्या होता है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज का इतना महत्व नहीं होता है जितना ऑर्गेनिक में होता है। यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज का महत्व होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग एफ ब्लॉक में मूव कर जाएंगे। एफ ब्लॉक जो होंगे हमारे उनमें मूव कर जाएंगे। एफ ब्लॉक में हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड। ठीक है, इनमें डिफरेंस हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक हमारा रह जाता है जिसको हमने इंपॉर्टेंट के अंदर शामिल कर रखा है। इसमें हम लोग परीक्षा बोर्ड के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसी के अंदर एक क्वेश्चन आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, या फिर लेंथेनॉइड एंटेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये हम लोग देखने वाले हैं। और भी हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग देखेंगे, जो कि हमारे 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उन प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, तो इतनी बात हमें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे आगे हमारे पास है बेसिक टर्म्स।
क्या है ये चीज? ये चीज उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी है क्लास 11th में। क्लास 11th की बात करें, क्लास 12th की बात करें, जिन बच्चों को ज्यादा नॉलेज नहीं है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उनके लिए ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने पहले ही आपके लिए लिख रखी है, ताकि आपको आगे जाके चैप्टर में दिक्कत ना आए। इसलिए हमने इनको पहले ही शामिल कर रखा है। इसमें आपको हम बताएंगे क्या होता है एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक रेडियाई। उसके अलावा आपको बताएंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है। ये चार पांच जो चीजें हैं ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरे चैप्टर में इनका यूज आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग पहले ही इनको पढ़ लेते हैं तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस के बारे में या फिर एटॉमिक रेडियाई के बारे में, दोनों एक ही चीज है। तो डेफिनेशन बिल्कुल प्यारी सी आपके लिए लिख रखी है, आप लोग देख पा रहे होंगे। द एटॉमिक रेडियाई, एक काम करते हैं, यहां से लेजर ऑन कर लेते हैं। लेजर को ऑन कर लेते हैं ताकि आपको लाइन बाय लाइन समझा सके। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ अ केमिकल एलिमेंट इज अ मेजर ऑफ द साइज of its atom, usually the meaning usually it mean or typically distance from the center of the nucleus to the boundary of the surrounding shells of electron। समझे या नहीं इसका मतलब? अगर इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आइए, यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। अच्छा आप लोग ये बताइए, रेडियस से आप लोग क्या समझते हो? रेडियस, अरे रेडियस का मतलब है डायमीटर का आधा। डायमीटर का आधा क्या होता है? मान लो ये आपके पास सर्कल है, ठीक है, और ये आपका डायमीटर है। ये पूरा क्या हो गया? इसका डायमीटर हो गया। मान लो डायमीटर जो हमारा है वो 10 सेंटीमीटर का है, थोड़ी देर के लिए मान लो 10 सेंटीमीटर का है, तो इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर की। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपको क्या बताती है? अगर मैं बोलूं कि रेडियस हम लोग बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है साइज भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है, साइज भी बढ़ जाएगा। अगर आप रेडियस बढ़ाओगे तो भैया जो सर्कल का साइज होगा वो बढ़ जाएगा, और रेडियस घटाओगे तो साइज भी हमारा छोटा होता जाएगा। तो रेडियस का सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये होता है कि भैया जितनी रेडियस आप लोग बढ़ाओगे उतना हमारा साइज बढ़ता जाएगा। साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारी रेडियस होती है। तो रेडियस भैया इस काम में आती है कि साइज का मेजरमेंट बता, सॉरी, साइज जो होता है हमारा पूरा एटम का, उसका मेजरमेंट बताती कौन है? ये रेडियस बताती है। ओके, तो एटॉमिक रेडियाई डिपेंड किस पे करती है? साइज के ऊपर डिपेंड करती है। रेडियस बढ़ाओगे साइज बढ़ता जाएगा। तो यही होता है बस हमारा एटॉमिक रेडियाई, और कुछ नहीं है। कुछ लोग इसको इस तरह से समझते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के बाहर मान लो ये शेल है, इसके बाहर एक और शेल है, इसके बाहर एक और शेल है, ये हमारी शेल्स हो गई। तो यहां पर न्यूक्लियस से लेकर लास्ट वैलेंस शेल तक की डिस्टेंस, न्यूक्लियस से लेकर लास्ट वैलेंस शेल तक की डिस्टेंस, ये हमारी वैलेंस शेल होती है। वैलेंस शेल होती है जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा आता है। तो यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग रेडियस बोलेंगे या फिर रेडियाई बोलेंगे। आई बात समझ में? ये होता है यहाँ पर। अब आप लोग एक बार और पढ़ के देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। द एटॉमिक रेडियस ऑफ अ केमिकल एलिमेंट इज अ मेजर ऑफ द साइज ऑफ इट्स एटम। ठीक है, तो उसका साइज ही बताता है, उसका साइज मेजर करता है। कौन करता है? रेडियस की मदद से। यूजुअली, अक्सर, द मीन द मीन ऑफ टिपिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द बाउंड्री ऑफ द सराउंडिंग शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाउंड्री ऑफ द सराउंडिंग शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर डिस्टेंस भी हमने बता दी कि न्यूक्लियस से लेकर सराउंडिंग सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट हमारी जो वैलेंस शेल होती है वहां तक की डिस्टेंस। ओके, ये यहां पर कहने का मतलब है। चलिए, तो रेडियस समझ में आ गई। कोई सिंपल सी बात यहाँ पर आपको सिर्फ इतनी ध्यान रखनी है कि जो रेडियस होती है, अगर आप रेडियस को बढ़ाओगे तो डिस्टेंस भी हमारी, साइज भी हमारा बढ़ जाएगा। ओके, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या मतलब होता है? आयोनाइजेशन इंथैल्पी का अमाउंट ऑफ, यहां पर ऑफ लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक काम करते हैं, यहां से लेजर चालू कर लेते हैं और लाइन बाय लाइन आपको फिर से देख लेते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ, यहां पर ऑफ लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी आपको चाहिए, कितनी एनर्जी आपको चाहिए टू रिमूव अ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम,
उसको हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। एटम विल absorb एनर्जी, वी हैव टू गिव an एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। अब काफी सारे बच्चों को चीजें समझ में आ गई होगी। अब जिनको समझ में नहीं आई वो यहां पर आ जाओ, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हैं चीजें। यहां पर हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर एनर्जी, कुछ भी बोल सकते हो। इसका मतलब ये है कि मान लो आपके पास एक एटम है इस प्रकार से, और बीच में हमारे पास एक छोटा सा न्यूक्लियस है। अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज भरे हुए होते हैं, प्रोटॉन भरे हुए होते हैं। उसके अलावा यहां पर हम लोग एक और शेल बना लेते हैं। शेल तो कितनी सारी हो सकती है, मान लीजिए एक और शेल बन गई। मान लीजिए एक और शेल हम लोग बना लेते हैं, ये हमने एक और शेल बना ली। ओके, ये बात हो गई। अब मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, व्हाइट कलर कर लेते हैं। मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। उसके अलावा यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5, 6, 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन हमारे यहां पर हो गए, ठीक है। उसके अलावा बाहर एक और इलेक्ट्रॉन यहां पर पड़ा हुआ है, यहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि भैया अगर आपको ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये इलेक्ट्रॉन आपको बाहर फेंकना है, और आपको इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनवाना है, आपको ये चाहिए, ओके, ये इस तरह से आपको इसको कन्वर्ट करना है। देखिएगा, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे पूरे के पूरे, यहां पर हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पूरे के पूरे, जिस तरह से थे वैसे के वैसे ही। ओके, कितने हो गए हमारे, 3, 4, 5, 6, 7 और एक और बना देते हैं 8। अब अगर आप लोग ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हो, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देते हो, तब जाके आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब इस वैलेंस शेल का कोई मतलब नहीं है, लास्ट वाली इसमें इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। ओके, तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो हमें यहां से यहां तक पहुंचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर फेंकना पड़ेगा। तो अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। ये एनर्जी अपन इसको देंगे, एटम क्या करेगा, एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेगा, उसने बोला ठीक है आपने मुझे कुछ दिया, अब मैं कुछ आपको देता हूं, तो लीजिए इलेक्ट्रॉन आप लोग लीजिए, वो अपने को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, सुनिएगा ध्यान से, जितनी एनर्जी हमें एक एटम को देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर इंथैल्पी। बस ये कंसेप्ट होता है। अब ये जो एटम है वो कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रल होना चाहिए, इसके ऊपर कोई चार्ज वगैरह नहीं होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और बताइए, आइसोलेटेड होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, ठीक है। ये सारी कंडीशन होती है इसकी, ये सारी क्या होती है इसकी कंडीशन होती है कि भैया एटम जो हो वो सिंगल हो। ऐसा नहीं हो कि 4-5 इलेक्ट्रॉन अपने आपस में मिल गए, सॉरी आप 4-5 हमारे एटम आपस में मिल गए तब जाके हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो न्यूट्रल होना चाहिए, गैसियस तो हो गई होगा फिर वो, और आइसोलेटेड हमारा होना चाहिए, सिंगल हमारा होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन होती है तभी जाके हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही बात हमने यहाँ पर बताई है, देख लीजिए। ओके, ये सारी चीज हमने लिखी हुई है यहाँ पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, electron gain enthalpy is defined as the amount of energy. Electron gain enthalpy is defined as the amount of energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom. अब ये जस्ट अपोजिट उसका हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए भैया, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब सिंपल सा ये होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, कब रिलीज होगी, जब इलेक्ट्रॉन एड होगा तब। समझो यहां पर इसको अच्छे से, फिर से हमने वही बना दिया हमारा एटम, ये हमारा एटम बन गया। मान लो यहां पर हम लोग अभी यही बना रहे हैं, सिर्फ यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, यहां पर हम लोग एक और इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। अब ये चाहता है कि मुझे एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को ये गेन करने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ इसको आकर्षित करने की कोशिश करेगा। तो अगर इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसके बदले में इसे कुछ देना पड़ेगा हमें, ठीक है। फ्री में आजकल क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो अब अगर हमें इसे इलेक्ट्रॉन देना है तो हमें इससे कुछ लेना पड़ेगा। क्या लेंगे हम लोग इससे, एनर्जी लेंगे। तो ये एनर्जी हमको देगा, ठीक है, रिलीज करेगा। एटम क्या करेगा, रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, एनर्जी, ठीक है। ये बात हो जाएगी यहाँ पर। तो जो एनर्जी रिलीज करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इंथैल्पी, इंथैल्पी। ओके, बात आ रही समझ में आप सभी को। ये यहां पर लिखा हुआ है। ओके, इसको क्लीन कर लेते हैं पूरे को, ये देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन अ पॉली इलेक्ट्रॉनिक आइटम। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ये मतलब होता है, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एक्चुअल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस by an electron in a polyelectronic atom। क्या मतलब होता है इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, यहां पर आपको समझा देते हैं। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भैया, काफी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए होता है, समझेगा यहां पर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या मतलब होता है इसका, समझते हैं इसको। मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार का एक न्यूक्लियस है और यहां पर हमारे पास क्या है, हमारे पास इस प्रकार से एटम है, ठीक है। एक और शेल हम लोग बना लेते हैं यहां पर इस तरह से, ठीक है। यहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं इसके अंदर। मान लीजिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास और हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है। तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन बना लिए, काम करते हैं यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, ठीक है। तो और यहां पर भी बना लेते हैं, चलिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए। अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अब चारों इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास प्रोटॉन कितने होंगे, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 ही हमारे पास प्रोटॉन होंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, 4 ही हमारे पास प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन हम लोग बनाते नहीं एक्चुअल में, हम लोग सिर्फ एक पॉजिटिव साइन बना देते हैं, लेकिन अंदर कितने होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर बहुत, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने हमारे पास प्रोटॉन होते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 प्रोटॉन हो गए। अब बात करते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा या फिर फील कर रहा होगा, ठीक है, एक्सपीरियंस कर रहा होगा। सबसे अच्छा टर्म देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ये इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लग रहा होगा, यहां पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, ठीक है। इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, किसकी वजह से, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। न्यूक्लियर चार्ज और हमारा नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। दोनों क्या करेंगे, आकर्षित होंगे एक तरफ, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। उसी तरीके से अगर हम लोग इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहां पर क्या हो रहा होगा, यहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन लग रहा होगा। कहां पर, न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है, न्यूक्लियस की तरफ। तो न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लग रहा होगा भैया, न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में फिर से क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। तो ये बात हमें समझ में आई। अब बात करते हैं किसमें ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। तो भैया देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का चार्ज यहां पर ज्यादा लग रहा होगा, यहां पर। इसका रीजन क्या है, ये ये जो है वो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास में है, ठीक है। ये जो है ये न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास में है, इसलिए यहां पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज वाला। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो जितना दूर होता जाएगा उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज का फर्क कम पड़ता जाएगा।
ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन एक और ये भी बताया जाता है कि जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे जो लग रहा है, यहाँ पर ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ फोर्स ऑफ रिपल्शन, रिपल्शन भी लग रहा होगा। फोर्स ऑफ रिपल्शन किस किस के बीच में, आपस में ही लग रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लग रहा होगा। इस वजह से यहां पर हम लोग अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो उसमें कमी आ जाती है, उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। समझ रहे हो फोर्स ऑफ रिपल्शन कहां पे लग रहा है, जैसे कि मान लो इस इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात कर रहे हो और इस इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात कर रहे हो, तो इन दोनों के बीच में भी क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा, एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे ये। ओके, ये बात होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अलग अलग प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। ठीक है, सभी के लिए पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू समान नहीं होगी, ये बात आपको बताना चाहते हैं फोर्स ऑफ, सॉरी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, कि भैया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो सभी के ऊपर बराबर नहीं है। सभी जगह पर अगर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वहां पर अलग अलग होता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें कि पूरे एटम के ऊपर कितना चार्ज लग रहा होगा, तो उसका एवरेज निकालना पड़ेगा, जो कि अभी हमारा काम है नहीं। ओके, ये बात हो गई यहाँ पर। चलिए, तो यही बताना था आपको, इससे आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर सारी बात लिखी हुई है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आप लोग एक बार वो डेफिनेशन पढ़ लीजिए। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन इन अ पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम। पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम का मतलब हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से ज्यादा हो। ठीक है, एक से ज्यादा हो, अगर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, एक से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, एक बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, फॉर एग्जांपल, यहां पे आइए, यहां पे आइए, यहां पे आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए के बीच में बॉन्ड बनी हुई है, बी बी के बीच में बॉन्ड बनी हुई है, सी के बीच में बॉन्ड बनी हुई है। अब आपको क्या करना है, बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो आप बताइए कौन सी बॉन्ड आसानी से टूट जाएगी, ठीक है, कौन से एटम अलग अलग आसानी से हो जाएंगे। आप क्या बोलोगे कि कौन सबसे आसानी से टूट जाएंगे, तो भैया ए वाले सबसे आसानी से टूट जाएंगे, ये यहाँ से अच्छे से टूट जाएंगे। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड भी है और साथ में डबल बॉन्ड जो कि हमारी पाई बॉन्ड होती है, एक सिग्मा बॉन्ड भी और एक पाई बॉन्ड भी हमारे पास है। उसी तरीके से यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा बॉन्ड्स होगी उनको तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा एकता में बल होता है। ठीक है, तो एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है लेकिन तीन लकड़ी को तोड़ना मुश्किल होता है, यही बात होती है। ठीक है, अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग की बात करें, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसका इस तरह से बन जाएगा ऑर्डर। ठीक है, सी के बीच में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा। ठीक है, उसके बाद बी को तोड़ने में उससे कम एनर्जी लगेगी, सी को सॉरी ए को तोड़ने में उससे कम एनर्जी लगने वाली है। ओके, तो यहाँ पर बात सारी लिखी हुई है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब आप लोग पढ़ लीजिए थोड़ा सा इसको, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए। तब तक कि आप लोग पॉज कर लीजिए, आराम से इसको देखिए समझिए, नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट को स्टार्ट करना। और यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, एलिमेंट के नाम देखेंगे, सिंबल देखेंगे, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए सारी चीजें, एक बार आप लोग नजर घुमा लीजिए क्या क्या चीजें यहाँ पर हो रही है, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा काम करना चालू कर दे। चलिए, तो देख लिया आपने सारी चीजें, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है क्या क्या नहीं लिखा हुआ है, एक बार आप लोग अच्छे से देख लो इसको, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट तो बहुत सारे होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट तो यहाँ पे देखो आप लोग, डी ब्लॉक एलिमेंट तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी स्टार्टिंग में कुछ एलिमेंट को याद करेंगे। ठीक है, जैसे छोटे से बच्चों को हम सिखाते हैं ना कि 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग याद कर लो पहले, फिर 10 तक याद करने के बाद क्या बोलते हैं हम लोग कि 1 से लेकर 100 तक आप लोग काउंटिंग याद कर लो। ठीक है, इस तरह से हम लोग उसको बोलते हैं। फिर टेबल का बोलते हैं कि भैया पहले 2 से लेकर 5 तक की टेबल याद कर लो, उसके बाद 2 से लेकर 10 तक के टेबल याद कर लो, ये हम लोग बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पर है।
यहाँ पर भी वही बात लिखी हुई है। सबसे पहले तो भैया आप लोग पहले इतने से एलिमेंट याद कर लो, इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। ठीक है, अगर आप लोग स्टार्टिंग के 10 एलिमेंट भी याद कर लेते हो डी ब्लॉक के तो इतना काफी होता है आपके लिए। उसके बाद ये जो छोटी मोटी चीजें हैं इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अभी हम लोग बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, अगर आप लोग आईआईटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर इनका यूज देखने को आपको मिल सकता है। वैसे वहां पर भी ये चीजें आपको याद करने का कोई नहीं बोलता है, लेकिन स्टार्टिंग के जो 10 एलिमेंट हमारे पास इनका थोड़ा सा नॉलेज या फिर इनके बारे में थोड़ी सी पढ़ाई जरूरी है। ओके, तो हम लोग इनको याद करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एससी स्कैंडियम, उसके बाद आता है टाइटेनियम, उसके बाद आता है हमारे पास वेनेडियम, फिर आता है क्रोमियम, फिर आता है मैग्नीज, फिर आता है आयरन, फिर आता है कोबाल्ट, फिर आता है निकल, फिर कॉपर, फिर जिंक, ये हमारे पास आते हैं। ठीक है, ये हमारे सिंबल हो गए, ये हमारे सिंबल हो गए इस तरह से। ओके, अब इनको याद करने की एक ट्रिक होती है। ठीक है, इनको याद करने की एक ट्रिक होती है। कैसी ट्रिक होती है? ठीक है, साइंस टीचर, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, विनीता कुमारी, विनीता कुमारी मैडम, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकोल, फेविकोल, फेविकोल के स्पेलिंग क्या लिख दी हमने, इसको सही करते हैं फेविकोल को। फेविकोल, 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 फेविकोल को नहीं छूना, छूना जनाब। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। साइंस से आप लोग याद करोगे एससी, टीचर से टीआई बनेगा, विनीता से वी बनेगा, कुमारी से सीआर बनेगा, मैडम से बनेगा एमएन, फेविकोल से आप लोग एफई याद कर सकते हो। ठीक है, को से आप लोग सीओ याद कर सकते हो, नहीं से आप लोग एनआई याद कर सकते हो, छूना से आप लोग याद कर सकते हो सीयू, और जनाब से आप लोग याद कर सकते हो जिंक। ठीक है, ये एक ट्रिक होती है। इसके अलावा एक और ट्रिक होती है, एक और ट्रिक होती है। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई, फिर कोई नया कप जीतेगा। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा, इस तरह से भी आप लोग इसको याद कर सकते हो। ओके, तो ये याद करने के कुछ तरीके होते हैं। चलिए, इतना सा काम था जो कि आपने कर लिया। उसके अलावा यहाँ पे फिर से आ जाइए। ओके, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इस तरह से याद कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। तो ये स्टार्ट होते हैं 21 से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 21 से स्टार्ट होते हैं और 30 पे जाके हम लोग जिंक को खत्म कर देते हैं। सभी खत्म नहीं होते, जिंक खत्म हो जाता है 30 के ऊपर। हमें 30 तक याद करना है। ओके, ये बात हो गई। अब किसके ऊपर बात करें हम लोग? अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। स्टार्ट करते हैं स्कैंडियम के साथ। किसके साथ? स्कैंडियम के साथ। स्कैंडियम होता है भैया 21, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। इसका मतलब है इतने इसके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर का मतलब वही तो होता है कि कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखने जाओगे तो क्या बनेगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो देखिए आप लोग। 1s पहले लिख लेते हैं, 1s 2s, फिर आ जाएगा 3p। ओके, 1s2 2s2 2p6, यहाँ पर आ जाएगा 2p। ओके, ये आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर एक वीडियो हमने बना रखा है, किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। ओके, तो वो हमारा बना हुआ है, आप लोग वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3d, यहाँ पर 4s, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब देखिए, हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है? 21। तो दो यहाँ चले जाएंगे, दो यहाँ चले जाएंगे, 6 यहाँ चले जाएंगे, दो यहाँ चले जाएंगे, फिर यहाँ पर 6 चले जाएंगे। कितने हो गए? 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ओके, 18 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया। अब बचे हमारे पास कितने? 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। 21 है हमारे पास तो 3 बच गए। तो 3 हम लोग कैसे फिल करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा, 3 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं।
तो कभी भी ध्यान रखना, अगर आप लोग डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो तो पहले जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो जाते हैं किसमें, एस ब्लॉक के अंदर। लास्ट में जब हम बात करें तो 4s में जाते हैं। तो यहाँ पर चले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे। उसके बाद यहाँ पर फिलिंग स्टार्ट होगी और लास्ट में आएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास 3d1 4s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी। पहले किस में जाएगा, 4s में जाएगा। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले 4s में जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं टाइटेनियम की। अभी हम लोग पूरा करके देखेंगे, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और एक्सेप्शन भी आपको बताएंगे कि कहां पर एक्सेप्शन होता है। देखिएगा, फिर से 18 इलेक्ट्रॉन तो सेम वही रहेंगे, 18 तो पूरे वही के वही रहेंगे, यहां से लेके यहां तक तो वही बनेगा। हम लोग डायरेक्ट इसके ऊपर बात करते हैं। 18 तो हमने भर लिए। अब यहाँ पर 3d आएगा, यहाँ पर 4s आएगा। ठीक है, 18 में से अब हमारे पास बचे 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 22 पूरे हमारे पास है। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, इस तरह से हमने फिल कर लिए। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, वेनेडियम। ठीक है, वेनेडियम, वेनेडियम में होते हैं 23। तो इसको हम लोग कैसे फिल करेंगे, 3d 4s, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। ठीक है, पहले 4s में करना, ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रोमियम की, Cr की। तो क्रोमियम में होते हैं 24, क्रोमियम में होते हैं भैया 24। ठीक है, क्रोमियम तक पहुंच गए हम लोग। यहाँ पे होना क्या चाहिए, यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे और फिर बचा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 यहाँ चले जाएंगे। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इसका रीजन आपको बताते हैं। अब आपको इसको पूरा खोल के बताना पड़ेगा, डी और एस को पूरा खोल के बताना पड़ेगा। देखिए, डी एक्चुअल में इस तरह से बनता है। ठीक है, 5 बक्से यहाँ पर बनेंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 बक्से यहाँ पर बन गए। तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन टोटल जा सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन टोटल जा सकते हैं। अगर 10 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो कैसे जाएंगे, सबसे पहले 1, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। उसके बाद अगला जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10। इस तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल होते हैं। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन भरना कैसा भराएगा भैया, देखो फिर से आप लोग, 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हम लोग फिल करेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 एंड 4। तो ये डी में आ गए हमारे 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4s की बात करते हैं, यहाँ पर s की बात करते हैं। तो s में तो एक ही बक्सा होता है हमारा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। और कंडीशन ये बोलती है, कंडीशन ये बोलती है कि अगर आपका जो ब्लॉक है, ऑर्बिटल है, वो अगर हाफ फिल्ड है, अगर वो हाफ फिल्ड है या फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है, तो वो स्टेबल होता है। वो क्या होता है, स्टेबल होता है। यहां पर हमारे पास जो ब्लॉक्स हैं, यहां पर जो हमारे पास ब्लॉक्स हैं, ये देखिए, अगर यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, मान लो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब ये फुल हाफ फिल्ड हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। हाफ फील्ड समझते हो, सभी जगह पर एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आधा फील्ड है आधा फील्ड नहीं है, इसको बोलते हैं हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड काफी स्टेबल माना जाता है। तो हम इसे स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग स्टेबल करने के लिए यहां से कलर चेंज कर लेते हैं, यहां पर येलो ये कर लेते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां पर भेज देंगे। ठीक है, तो ये यहां से गया इलेक्ट्रॉन और यहां पर जाके चिपक गया। तो अब ये भी हाफ फिल्ड हो गया और ये भी हमारा हाफ फिल्ड हो गया। तो दोनों के दोनों अब स्टेबल हो गए। पहले एक ही स्टेबल था, लेकिन अब दोनों स्टेबल हो गए। इस वजह से क्रोमियम का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो कुछ इस प्रकार का बनता है। देखिएगा, यहां पर से यहां पर से इस तरीके से बनेगा। यहां पर एक जाएगा और यहां पर 5 जाएंगे। ठीक है, ये होता है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आई बात समझ में किस तरह से हम लोग क्रोमियम का कन्फिग्रेशन करते हैं, ये चीज बतानी बहुत जरूरी थी आपको। ओके, चलो, अब हम लोग आगे बात करते हैं। अगला कौन है, मैग्नीज, Mn हमारे पास। Mn में कितने होते हैं, 25। तो 25 का कैसे करोगे, 3d 4s। 18 के बाद आता है 2, तो हमारे पास कितने हो गए, 18 और 2 20 हो गए। बचे कितने हमारे पास, 5। तो 5 यहाँ पे आ जाएंगे। उसी तरीके से मैग्नीज के बाद आयरन है, Fe हमारे पास है, इसका होता है 26। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3d6 हो जाएगा, यहाँ पर 4s2 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगला कौन सा आता है, कोबाल्ट आता है, CO आता है हमारे पास। तो यहाँ पर 27 होता है।
तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे 3d7 4s2। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है निकल Ni जो होता है उसके पास 28 होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 3d8 4s2। उसके बाद हमारे पास अगला आता है कॉपर Cu कॉपर, ये होता है 29। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, होना क्या चाहिए था 3d9 और यहाँ पर 4s2, ये होना चाहिए था हमारे पास। अब यहाँ पर फोकस करो आप लोग, 3d9 4s2, आ जाओ यहाँ पर डी को पूरा खोलते हैं। डी जो रहेगा वो इस प्रकार से दिखेगा हमें, ओके। उसके बाद यहाँ पर एस बना लेते हैं, एस हमें ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, ओके। यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हमें इसे स्टेबल करना है तो हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट करना रहेगा, ये, ठीक है। तो अब क्या होगा, दोनों स्टेबल हो जाएंगे, ये देखिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं 10 कर देते हैं, यहाँ पर 1 कर देते हैं, ओके। ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसके बाद अगला बचता है हमारे पास लास्ट जिंक, जो कि हमारा होता है 30, जो कि हमारे पास बनेगा 3d10 4s2। ये होता है भैया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो सारी चीज आपको बता दी, यहाँ पर सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कोने में लिखी हुई है। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। अब यहाँ पे फिर से आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, एक काम करिए, इसको चेंज कर लेते हैं और यहाँ से ये कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखी, आपने क्या चीज कॉमन देखी इनमें, आपने क्या चीज कॉमन देखी इसमें? कॉमन तो आपने वो देखा, कॉमन तो आपने यहाँ पर, अगर हम लोग इतने में बात करें, इसका रेड कलर कर लेते हैं पहले। तो आपने अगर इन चीजों में ध्यान दिया हो, 3D 3D4 3D4 3D4s 3D4s, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो एक कॉमन चीज आपने ये देखी कि सभी जगह पर 3D आता है और 4s आता है, 3D आता है और 4s आता है। इसका मतलब यहाँ पर सिंपल सा ये हुआ कि अगर हम लोग बात करें हमारे पीरियड की, तो ये कौन सा पीरियड होता है भैया, ये जो हमारा स्कैंडियम वाला जो पीरियड होता है, ये हमारा होता है भैया फोर्थ पीरियड। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ये यहाँ पर ये जो हमारा स्कैंडियम वाला होता है पीरियड, यहाँ पर ये हमारा फोर्थ पीरियड होता है। कौन सा पीरियड होता है, फोर्थ पीरियड होता है। तो हम लोग 4s बोल रहे थे और इससे एक कम कर दो तो यहाँ पर 3D बन जाएगा, ये हमारा हो रहा था, ओके। 4s 3D 4s 3D। तो हम लोग एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या निकाल सकते हैं, एन एस 4 को हम लोग एन बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 3 को हम लोग क्या बोलेंगे, n-1 बोलेंगे। तो n-1 और यहां पर हम लोग बोलेंगे d, ठीक है। तो n-1d और ns, ये इसकी क्या बन जाएगी, एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी n-1d4s। अब s में 1 से लेकर 2 तक जा सकते हैं और d में हमारे 1 से लेकर 10 तक जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं और ये ऑब्जेक्टिव में आता है। n-1 d में जा सकते हैं 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन, s में जा सकते हैं 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए, ये बात आपको क्लियर करवा दी हमने। अब फिर से वहीं पे आ जाइए, वहीं पे आ जाइए फिर से यहाँ पर। तो ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं,